जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे कि बजट क्या चीज़ होता है और इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि बजट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 112 में किसकी चर्चा है? तो बजट की चर्चा है। एक्चुअल में है क्या, जो बजट है वो संविधान के अंदर है ही नहीं। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। एक्चुअल में संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। इसकी जगह क्या प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 में किसकी चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। अब देखिए, जो बजट होता है, बजट एक्चुअल में होता क्या है? तो जो भी देखिए, बजट हर साल प्रस्तुत होता है और इसमें जो भी इनकम आई है और जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा है, जो राजस्व आया और जो खर्चा होगा, उसकी चर्चा किस में की जाती है? बजट में की जाती है। और ये किस में है? अनुच्छेद 112 में। मतलब जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारे पास क्या आया है, और हम सड़क बनाने में, पुल बनाने में, या क्या कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने में, या फिर क्या कहते हैं, जो भी रक्षा से रिलेटेड, जैसे राफेल लाए या क्या तोप लाने, क्या गोले लाने, इन पे जो खर्चा होता है, तो इन्हीं सब चीज़ की चर्चा किस में होती है? बजट में होती है। तो अब बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो देखिए, बजट जो प्रस्तुत करने का अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मतलब बजट कौन प्रस्तुत करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो मतलब उनके ऊपर है, वो अगर चाहें तो बजट किसी भी मंत्री से पेश करवा सकते हैं। तो वो अमूमन क्या करवाते हैं, वो किससे प्रस्तुत करवाते हैं? तो वित्तीय मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं। किससे? वित्तीय मंत्री। वित्तीय मंत्री। अभी कौन है वित्तीय मंत्री? तो निर्मला सीतारमण, जो पहले क्या थी, तो वो मतलब रक्षा मंत्रालय में थी, रक्षा मंत्री थी। अभी क्या है? वित्तीय मंत्री। और वो बजट पेश करती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उससे भी प्रस्तुत करवा सकती हैं। उससे भी राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप जो है बजट को प्रस्तुत कीजिए। जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री, लेकिन अमूमन वित्त का मतलब हो गया फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्त मंत्री को बोलते हैं और वो क्या करते हैं? बजट को पेश कर देते हैं। बजट कितने साल, मतलब बजट क्या होता है? हर साल प्रस्तुत किया जाता है। बजट को क्या किया जाता है? हर साल प्रस्तुत किया जाता है। और इसी बजट को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे या तो आम बजट या फिर संघीय बजट। संघीय मतलब यूनियन, संघीय बजट कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि बजट का मतलब है कि जो भी प्रस्तुत किया गया उसके लिए पैसा निकालना। नहीं, बजट का मतलब केवल भाषण होता है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब केवल क्या होता है? भाषण। सिर्फ इसमें भाषण दिया जाता है कि हमारे पास यहाँ से इतना राजस्व आया, इतनी जीडीपी हो गई, ये ग्रोथ रेट है इसमें, और हम इस बार ये पुल बनाने वाले हैं, या इस पुल पे इतना खर्चा होगा, ये रोड बनाएंगे तो ये खर्चा होगा। बस इस तरह का भाषण दिया जाता है। इसमें पैसे निकालने की कहीं भी चर्चा नहीं होती। तो अनुच्छेद 112 में किसकी चर्चा है? तो बजट की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 112 में। चलिए अब समझते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरिम बजट। इंटरिम बजट। अब ये इंटरिम बजट क्या है? तो देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, जब चुनावी वर्ष होता है, मतलब जब चुनाव आने वाला होता है, किसका? लोकसभा का। देखिए, कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो जैसे 2014 में भाजपा सरकार आई, ठीक है। अब उसका चुनाव जब होगा, कब होगा? 2019 में होगा। तो जो लास्ट वाला वर्ष होता है वो चुनावी वर्ष होता है। एक्चुअल में बजट क्या है? हर साल प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन 2019 में जब चुनाव होगा तो चुनाव से पहले के दिन तक तो बजट प्रस्तुत कर सकती है। क्या ये इस बात की गारंटी है कि जब 2019 में जब
अंतरिम बजट पेश हो रहा था तो इस बात की गारंटी थी कि लोकसभा में दोबारा ही सरकार में भाजपा सरकार ही आएगी, हो सकता था कांग्रेस भी आ सकती थी, तो ये कंफर्म नहीं था। तो ये कंफर्म नहीं होने के कारण कि सरकार वापस वही आएगी, तो इसे क्या करते हैं, चुनावी वर्ष होता है ये लगभग 4 महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो जो चुनावी वर्ष का जो वर्ष होता है उसे क्या कहते हैं, अंतरिम बजट, क्योंकि बजट तो हर साल प्रस्तुत करना है, तो उस साल तो सिर्फ उनके पास 4 महीने या 3 महीने रह जाते हैं, तो 3 या 4 महीने का क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। तो इसे कब लाया जाता है, इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कुछ महीनों के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। देखिए बजट में क्या था, जो आम बजट था तो उसमें क्या था कि उसमें आय राजस्व की चर्चा थी और खर्चे की चर्चा थी। तो इसमें भी जो 4 महीने जो बचे हैं, 4 महीने में क्या आय आई है आपकी और क्या खर्चा होगा, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। तो तीसरा, तो इसमें आय यानी राजस्व तथा व्यय खर्च दोनों की चर्चा होती है। तो देखिए ये है तो बिल्कुल बजट की तरह ही, लेकिन बस फर्क कितना है, वो पूरे साल के लिए होता है, ये कितने महीने के लिए है, 3 से 4 महीने के लिए। अगर सरकार दोबारा आ जाती है चुनाव जीतने के बाद तो फिर पूरे वर्ष का बजट पेश कर देंगे। तो ये इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे मिनी बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी बजट कहा जाता है। तो समझ में आया आपको, बजट हर साल प्रस्तुत होता है, अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में होता है। बाकी सारी चीज़ें जो बजट में होती हैं वही किस में होती हैं, इसके अंदर होती हैं। जो भी आय का खर्चा, व्यय का खर्चा जो भी है वो इसके अंदर भी अंतरिम बजट में भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, एक होता है, देखिए एक और समझिए, एक होता है आपका लेखा अनुदान। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। अब देखिए जैसे अंतरिम बजट है वैसे ही लेखानुदान बजट है, लेकिन फ़र्क देखिए, समझते हैं पहले। इसे भी कब लाया जाएगा, चुनावी वर्ष में। इसे भी चुनावी वर्ष में लाया जाएगा, मतलब जब चुनाव होंगे लाया जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये भी कुछ महीने के लिए आएगा, पूरे वर्ष के लिए नहीं, कुछ महीने के लिए, पूरे वर्ष के लिए नहीं आएगा, कुछ महीने के लिए आएगा लेकिन पूरे वर्ष के लिए नहीं आएगा। तीसरा, इसमें यही देखिए, यही अंतर है, इसमें केवल व्यय की चर्चा है, व्यय मतलब खर्च की चर्चा है। अब देखिए उसमें क्या था, अंतरिम बजट में चर्चा है, उसमें क्या था, बजट और अंतरिम बजट में पूरे साल का बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट जो चुनावी वर्ष होता है, लेखानुदान में भी चुनावी वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें आय और जो व्यय दोनों जो है उसके बारे में चर्चा थी, लेकिन इसमें व्यय की चर्चा है। व्यय की चर्चा कैसे, इसमें पहले से ही बता दिया जाता है कि देखिए चुनाव आए, अब जो भी रक्षा मंत्रालय है या जो भी सैनिक हैं या फिर रेलवे डिपार्टमेंट है, उनको कम से कम सैलरी तो देना पड़ेगा ना। तो उसमें सिर्फ खर्चे की चर्चा है, आय कितना आया नहीं आया ये नहीं बताते, इसमें सिर्फ ये बताते हैं कि खर्चा कितना होना है। तो वो खर्चे की जानकारी किस में रहती है, लेखानुदान में रहती है। और ये जो है अब इसकी जो चर्चा है किस में है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में। बजट की चर्चा किस में थी, 112 में। अंतरिम बजट की मतलब कोई अनुच्छेद नहीं है वो। और पांचवा पॉइंट क्या आता है, इसे एडवांस बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
एडवांस बजट भी कहते हैं। और छठा पॉइंट क्या है कि इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विनियोग विधेयक क्या होता है, तो इस विनियोग विधेयक को अभी तुरंत डिटेल में समझते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए कि जो भी बजट में भाषण दिया गया और जितने भी खर्चे की बात हुई है, तो वो पैसा पारित करने के लिए क्या लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि बजट क्या है। तो बजट राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है, वो चाहे जिससे भी प्रस्तुत करवा लेता है। अमूमन वो किससे करवाता है, वित्त मंत्री, और ये हर साल होता है। अब ये देखिए, और इसे आम बजट या संघीय बजट भी कहते हैं। तो अब एक बात बताइए, आम बजट और अंतरिम बजट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2000 में कौन सा बजट पास किया गया होगा, तो 2019 में। तो जब 2019 में जो बजट पास हुआ होगा, जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष था, तो उसमें कौन सा बजट पास होगा, आम बजट की अंतरिम बजट। और उससे पहले 2019 से पहले 2014 मतलब 18, 17, 16, 15 जो ये वर्ष थे 14, इसमें कौन सा बजट पास हुआ होगा, इसमें आम बजट पास हुआ होगा। ठीक है, बाकी दोनों में अंतरिम और आम बजट लगभग पूरी तरह से सेम है, सिर्फ किसका अंतर है, समय का अंतर है। और लेकिन लेखानुदान और अंतरिम बजट है ये भी दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर कहाँ जाता है, इसमें आपको एडवांस में ही पैसा, मतलब इसमें खर्चे की चर्चा पहले कर दी जाती है कि इतना इतना खर्चा आएगा। कितना आएगा मतलब कितना पैसा हमारे पास आय के रूप में आएगा ये नहीं बताते हैं, इसमें सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई ये खर्चा होने वाला है, तो चुनाव से पहले ही हम इन सबको दे देते हैं ताकि अच्छे से सब कुछ चलता रहे। तो सैनिकों को अपना पैसा मिल जाता है, रेलवे को अपना पैसा मिल जाता है, हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना पैसा मिल जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडवांस बजट भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। चलिए तो देखिए, अनुच्छेद जो 112 था, 112, इसमें हमने किसकी चर्चा की, बजट की। बजट मतलब सिर्फ भाषण, इसमें सिर्फ भाषण दिया जाता है कि ये इतना पैसा आएगा और इसमें इतना खर्च होगा। अनुच्छेद 113 की बात करते हैं, प्राक्कलन या अनुदान भाग। अब प्राक्कलन या अनुदान भाग क्या होता है, तो देखिए बजट में भाषण दिया गया, क्या भाषण दिया गया कि हम सड़क का निर्माण करेंगे, हम क्या कहते हैं, सड़क का निर्माण करेंगे, पुल का निर्माण करेंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, राफेल लाएंगे। इन सब चीज़ों की चर्चा किस में हुई, बजट में हुई। हम इतने स्कूल खोलेंगे, इतने यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इतने अस्पताल खोलेंगे, ये किस में दिया गया, बजट यानी भाषण में दिया गया। तो जब भाषण दिया तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि कितना खर्चा आएगा। तो वही तुरंत बजट के बाद प्राक्कलन या अनुदान भाग लाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि स्कूल बनाने में कितना हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा, यूनिवर्सिटी बनाने में कितने हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा, सड़क बनाने में कितने हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा, या राफेल लाने में कितने करोड़ का खर्चा आएगा। तो ये किस में बताया जाता है, प्राक्कलन अनुदान भाग में। सभी मंत्रालय, जो भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय का अनुमानित व्यय होता है। मतलब हर एक मंत्रालय, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, सब अपना अपना क्या बता देते हैं, खर्चा बताते हैं, अनुमानित बताते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इतना खर्चा आने वाला है। तो वो किस में बताते हैं, प्राक्कलन में। अब देखिए अनुच्छेद 114, इसमें किसकी चर्चा है, विनियोग विधेयक, मतलब एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखिए विनियोग विधेयक क्या होता है, तो देखिए बजट में भाषण दिया गया कि ये लाएंगे, प्राक्कलन में ये बताया गया कि मतलब मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी बनाने में 200 करोड़ का खर्चा आएगा, तो विनियोग विधेयक उस 200 करोड़ को, विनियोग विधेयक लाया जाएगा तभी वो 200 करोड़ पारित हो पाएगा। मतलब इसे पारित होने पर, मैं तो बिलीव इसे पारित होने पर
ही धन निकलता है। मतलब जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तो आपने जिस जिस मंत्रालय ने जितने जितने खर्चे की बात कही है, जिस जिस मंत्रालय ने, मतलब रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इतना इतना खर्चा आएगा, रेल मंत्रालय ने कहा इतना खर्चा आएगा, वित्त मंत्रालय ने कहा जी इतना खर्चा आएगा, तो जिस जिस मंत्रालय ने जो जो बोला है उतना खर्चा देने के लिए ही क्या करना रहता है, विनियोग विधेयक लाता है, मतलब तभी वो पैसा मिल पाएगा। तो इसे पारित होने पर ही क्या होता है, धन निकलता है। अब इसे पारित कौन करता है, तो पारित कौन करेगी, तो संसद इसे पारित करेगी। कौन करेगी, संसद पारित करेगी। संसद का मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा। संसद पारित करती है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या होगा कि जब तक विनियोग पारित नहीं होगा तो धन नहीं निकलेगा। विनियोग पारित होगा तभी धन निकलेगा। तो विनियोग विधेयक पारित न होने पर धन नहीं निकलता है। धन नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें धन कितना निकलता है, तो प्राक्कलन में जितनी की चर्चा हुई है, जैसे प्राक्कलन में बताया गया कि राफेल लाने के लिए 1600 करोड़ खर्चा होगा, तो प्राक्कलन में उतना ही धन निकलेगा, 1600 करोड़, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, उतना ही धन निकलेगा। तो मतलब प्राक्कलन में जितने धन की चर्चा है उतने ही निकाले जाएंगे, उतने ही निकाले जाएंगे। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, इसी कारण इसे मतलब संसद को राष्ट्रीय कोष का संरक्षण कहा जाता है। राष्ट्रीय कोष यानी धन का संरक्षक कहा जाता है। मतलब ये रक्षा करता है कि भाई जितने पैसे की मांग हुई उतने ही, ना ज़्यादा ना कम। तो इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष मतलब होता है धन का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको विनियोग विधेयक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और क्यों लाया जाता है। कोई भी जो बजट में भाषण दिया गया उसके लिए धन की उसमें से बताया गया कि ये निर्माण करेंगे, ये चीज़ बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कितना खर्चा आएगा वो किसमें बताया जाएगा, प्राक्कलन में। और वो पैसा धन निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो विनियोग विधेयक की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, अनुच्छेद 115। अब इसमें क्या है, तो इसमें अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान। अब ये क्या होता है, अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान। मान लीजिए आज एक बजट पेश हुआ कि हमको यूपी से लेकर और नीचे साउथ मतलब तमिलनाडु तक एक सड़क का निर्माण करना है, जैसे यमुना एक्सप्रेस है, तो उसी तरह हमें एक ऐसा मतलब रोड निकाल देना है जिस तरह से यमुना एक्सप्रेस है उस तरह से। तो उसके लिए कोई खर्चा आएगा, तो उन्होंने बजट में पास कर दिया गया कि 5000 करोड़ का मान लीजिए खर्चा आने वाला है। ठीक है, वो कब किया, अभी मान लीजिए 2021 का जब बजट पेश किया गया, मान लेते हैं ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मान रहे हैं हम एक उदाहरण के लिए। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि आज बजट पास हुआ और 2 दिन में सड़क निर्माण हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं कभी। पहली बात तो इतनी लंबी यूपी के मैं मतलब बिल्कुल उत्तर से लेकर और तमिलनाडु के सीधे दक्षिण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी लंबी सड़क तो तुरंत बनेगी नहीं, कम से कम 5 साल या 7 साल 10 साल इतना लगेगा। मान लेते हैं हम मिनिमम चलते हैं कि 5 साल लगेगा ही लगेगा। तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि आज जितना खर्चा होगा 5 साल बाद भी उतना ही खर्चा होगा, हो सकता है ज़्यादा। आज हमने 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का बजट पास किया, पैसे विनियोग विधेयक भी पारित हो गया, धन निकल भी गया, लेकिन पता चला कि निर्माण करते करते
क्या पता चला कि निर्माण होते होते 200 करोड़ या 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा और ज़रूरत है। तो लेकिन अब तो विनियोग विधेयक पारित हो चुका है, तो क्या करेंगे, तो काम रुक जाएगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 115 लाया गया, अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, कि जो बजट आसपास हुआ है अगर उसके कारण और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप धन को निकाल सकते हैं। जब धन घट जाता है तो एक्स्ट्रा धन के लिए क्या लाया जाता है, अतिरिक्त अनुदान या अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, ये तो धन घट गया, ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मतलब मान लीजिए घोटाला करना है, हमें पता है कि इस सड़क को बनने में, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को बनने में 5 करोड़ का या 10 करोड़ मान लीजिए 10 करोड़ का खर्चा आने वाला, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी को बनाने में 10 करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन हमने क्या किया, हम तो सरकार में, तो हम पास करवा देते हैं, चलो 15 करोड़ पास करवा दिए, तो 10 करोड़ का तो खर्चा आएगा, 5 करोड़ हमने एक्स्ट्रा वो क्या करेंगे, हम पैकेट में रख लेंगे। तो इस तरह से तो घोटाला हो जाएगा। तो विपक्ष भी इस बात को जानती है कि ये ज़्यादा मतलब उन्हें भी तो मोटा मोटी पता होगा ना कि भाई वो भी सरकार में रही है कभी ना कभी, या नहीं भी रही तो उसे पता तो है ना मोटा मोटी। जैसे आपको एक घर बनाना, तो आपको एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ ये पूरा घर बनाने में इतना समय लगेगा और इतने धन की खर्चा होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब मान लीजिए एक घर बनने में अगर 10 लाख रुपये लग रहे हैं और आप कहेंगे नहीं 20 लाख रुपये लगाएंगे, तो 20 लाख रुपये में बनेगा, तो ये तो फिर पता चल जाएगा कि मतलब ज़्यादा लग रहा है। तो इसी तरह विपक्ष को भी पता रहता है कि एक यूनिवर्सिटी बनाने में ज़्यादा अगर खर्चा भी आएगा तो 5 करोड़ का आएगा, और ये 10 करोड़ का मतलब बजट पास करवा रहे हैं या 15 करोड़ का बजट पास करवा रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या लाती है, कटौती प्रस्ताव लाती है। अब हम कटौती प्रस्ताव समझते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, बजट पर कटौती प्रस्ताव। तो उनको बजट पर कटौती प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है, तो बजट जो है, बजट मांग को कम करने के लिए, बजट मांग को कम करने के लिए क्या लाया जाता है, बजट पर कटौती प्रस्ताव। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से, तो देखिए पहला क्या है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अब देखिए नीतिगत, नीति से ही पता चला, जो नीति के अनुसार, मतलब जो बजट पास हुआ, जितने धन का बजट पास हुआ है, अगर उस नीति के अनुसार नहीं हो रहा है, नहीं बजट पास हुआ है, तो क्या लाती है विपक्ष, नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाती है। इससे होता क्या है, इसके द्वारा जो भी बजट है उसको क्या कर दिया जाता है, इसके द्वारा बजट अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, बजट अस्वीकार कर दिया। और अनुदान के रूप में मात्र कितना दिया गया, अनुदान के रूप में मात्र कितना, 1 रुपये दिया जाता है, 1 रुपये दिया जाता है। मतलब आपने 10,000 करोड़ का बिल बना दिया, बजट पास करवा लिया, विनियोग विधेयक से धन भी निकाल लिया, लेकिन नीतिगत कटौती प्रस्ताव आ गया तो क्या हुआ, आपका बजट अस्वीकार कर दिया गया, और उसके लिए क्या हो गया, अनुदान के रूप में चलो कुछ नहीं यार, कुछ नहीं मिल रहा है, 1 रुपया रख लो, तो उसको कितना रुपये दे देते हैं, 1 रुपया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत 1 रुपया दिया जाता है, तो कौन सा है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है, मतलब कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ 2 करोड़ की बात, 2 करोड़ के लिए कोई भी, मतलब कोई आपको हॉस्पिटल ही बनवाना है या फिर कोई स्कूल बनाना है, उसमें 2 करोड़ का खर्चा है,
तो आपने क्या किया, अर्थगत कटौती लाए तो 2 करोड़ में से कुछ कम कर दिया जाएगा कि नहीं इतना नहीं लगना, ये तो 1.5 करोड़ में हो जाएगा, तो आपको 50 लाख रुपए कटौती कर दी जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, अर्थगत कटौती कहते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, अब ये सांकेतिक कटौती क्या है, तो इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाई जाती है, असहमति दिखाई जाती है। मतलब सांकेतिक इसमें क्या होता है कि हम असहमति दिखा रहे हैं कि हम आपके बजट से खुश नहीं हैं। तो होता है क्या है इसमें, अगर आप जैसे आप विपक्ष है तो किसी भी बजट को बोलेगी नहीं ये ठीक नहीं है, तो इसमें क्या किया जाता है, बजट में से मात्र 100 रुपये जो हैं वो काट लिए जाते हैं। कितने रुपए काट लिए जाते हैं, मात्र बजट में से कितने रुपए काट लिए जाते हैं, 100 रुपये काट लिए जाते हैं। बस 100 रुपये इसलिए काटे जाते हैं कि बस दिखा दिया जाता है कि भाई जो मतलब आपकी जो बजट है उससे हम असहमति दिखा रहे हैं, बस इसी के लिए। तो आपको कटौती प्रस्ताव भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक चीज़ और है, फिर इसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। तो देखिए एक चीज़ क्या है, एक होता है गिलोटिन। अब गिलोटिन क्या होता है, देखिए मान लीजिए बजट पर, क्योंकि देखिए बजट जब पास हो रहा होता है तो बजट होता है फरवरी में, ठीक है, तो इसको पास कराते कराते मार्च तक आ जाता है और 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है। कैलेंडर के अनुसार वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल जो भी डिपार्टमेंट है, वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से चालू होता है। तो गिलोटिन में क्या होता है कि बजट पर चर्चा चल रही है, चर्चा अब बहस होती जा रही है, इसका कोई उपाय ही नहीं निकल रहा, सब बजट चर्चा होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि इसे तो मार्च तक पारित भी करना है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बोलते हैं रुक जाओ, रहने दो, इतना बहस मत करो, हम क्या करा लेते हैं, मतदान करा लेते हैं। तो इस पे क्या करते हैं, वो मतदान करवा लेते हैं। तो इसका उद्देश्य मेन क्या है, तो बस उद्देश्य ये है कि बजट जल्द से जल्द पास हो जाए, बस इतना उद्देश्य, और कुछ नहीं है। तो गिलोटिन में क्या होता है, जब ज़्यादा बहस के कारण बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है बजट पर और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उस बहस को रोक दिया जाता है और उसकी जगह पर क्या करवा लिया जाता है, मतदान करवा लिया जाता है। तो समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराना क्या कहलाता है, गिलोटिन कहलाता है। गिलोटिन कहलाता है। बस इसका उद्देश्य क्या है कि बजट में देरी ना हो, बस आराम से पास हो जाए। तो आपको अब बजट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें मैंने किस किस की चर्चा कर दी, तो देखिए 115, 116 मैं इससे पहले इसमें बता ही चुका हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें ये आपका 112, 13, 14, 15 अभी बताया बजट में, और ये देखिए लेखानुदान 116 और 117 में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपका 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17 अनुच्छेद अब समाप्त हो चुके हैं। इसके आगे की क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।